नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं विज्ञान के बेहद ज़रूरी प्रश्नों को आपसे डिस्कस करूंगा। ये सवाल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे ये परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा करवाई जा रही हों या फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स केंद्र सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हों। इन सवालों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल, खाने का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए बकल कैविटी, मुख गुहा। ऑप्शन बी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी यकृत, लीवर। ऑप्शन डी अग्नाशय, पैनक्रियाज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, छोटी आंत में खाने का पाचन मुख्यतः होता है। दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि खाने का पाचन शुरू कहाँ पे होता है, तब आपका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहा में खाने का पाचन शुरू होता है। लेकिन यदि पूछा जाए मुख्यतः खाने का पाचन कहाँ होता है, तब आपका जवाब होगा दोस्तों छोटी आंत में। दोस्तों, हमारे मुख में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है टायलिन। तो टायलिन एंजाइम हमारे खाने का पाचन हमारे मुख में ही शुरू कर देता है। दोस्तों, कभी कभी परीक्षाओं में सवाल यूं भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, कौन अंग है, कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा हैं। हमारे पाचन तंत्र में मुख गुहा भी है, लीवर यानी कि यकृत भी है, आमाशय भी है, अग्नाशय भी है और आंतें भी है। कभी कभी कुछ विद्यार्थियों को इसमें डाउट हो जाता है कि यकृत और अग्नाशय हमारे पाचन तंत्र के भाग नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे पाचन तंत्र का भाग ही है। तो आइए देखते हैं आज का अगला सवाल, यूरिया का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है? ऑप्शन ए वृक्क, किडनी। ऑप्शन बी यकृत, लीवर। ऑप्शन सी अग्नाशय, पैनक्रियाज। ऑप्शन डी फेफड़े, लंग्स। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यकृत। दोस्तों, यदि आपसे पूछा गया है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है तो उसका जवाब होगा यकृत। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाए कि यूरिया का उत्सर्जन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, यानी कि यूरिया का जो एक्सक्रीशन है वो शरीर के किस अंग में होता है, तो यूरिया का उत्सर्जन दोस्तों वृक्क में से होता है। वृक्क हमारे उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अग्नाशय में से पैनक्रियाज जो है, अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। आपको ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है। तो जो इंसुलिन का निर्माण होता है दोस्तों वो होता है अग्नाशय में। और इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इस सवाल को इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज का अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए मधुमेह, शुगर। ऑप्शन बी हीमोफीलिया। ऑप्शन सी अस्थमा। ऑप्शन डी क्षय रोग। दोस्तों, इस सवाल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आनुवंशिकता के बारे में जान लेते हैं। आनुवंशिक रोग ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। माता पिता से जो लोग बच्चों में हो जाते हैं उन रोगों को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। इन्हें हम जेनेटिक डिजीज या फिर हेरेडिटरी डिजीज भी कहते हैं। आनुवंशिकता की खोज दोस्तों एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है ग्रेगर मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज मटर के दाने में की है। इस सवाल को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, टीबी यानी कि क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक आनुवंशिक रोग नहीं है। बाकी जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी ऐसे रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। टीबी जो दोस्तों ये एक संक्रमित रोग है। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल आनुवंशिक रोग पूछा जा रहा है तो आप आनुवंशिक रोग बताइए। यदि संक्रमित रोग आपसे पूछा जा रहा हो तो आप संक्रमित रोग बताइए। संक्रमित रोग
वो रोग होते हैं दोस्तों जो एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने से, खाने से, पानी से, हवा से चले जाते हैं। उन बीमारियों को हम संक्रमित रोग कहते हैं। जिस प्रकार से टीबी आपका संक्रमित रोग है, सर्दी जो है, सर्दी जुकाम जो हो जाता है वो भी आपका संक्रमित रोग है। इस वक्त जो है पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी जो फैल रही है ये भी एक प्रकार का संक्रमित रोग ही है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑप्शन सी है अस्थमा, ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक भी है और ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है तो आप अस्थमा को भी अनुवांशिक रोग बता सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। निम्न में से कौन सा सही मैच नहीं है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं दोस्तों, और इस सवाल में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, निमोनिया। दोस्तों निमोनिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही मैच नहीं है। टीबी दोस्तों हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी हड्डियों में भी हो जाता है, आंतों में भी हो जाता है, लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में और फेफड़े यदि आपके पास ऑप्शंस है कि टीबी निम्न में से किसे प्रभावित करता है और फेफड़े यदि ऑप्शन में है, तो टीबी मुख्य रूप से दोस्तों फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। और ल्यूकेमिया, इसे हम रक्त कैंसर भी कहते हैं दोस्तों। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। पायरिया, ये मसूड़ों में हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है पायरिया हो जाता है। इस सवाल को भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। हमारे भोजन में हमें विटामिन निम्न में से किस में से मिलते हैं? ऑप्शन ए अनाज से, ऑप्शन बी दालों से, ऑप्शन सी हरी सब्जियों से और ऑप्शन डी पानी से। तो दोस्तों जो विटामिन हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं हरी सब्जियों से। अनाज से दोस्तों हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये सवाल भी हम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कहाँ से मिलता है? दालों से हमें प्रोटीन मिलता है दोस्तों, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हरी सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं। और पानी की कमी से दोस्तों एक बीमारी हो जाती है जिसे डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण कहते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। बिजली के बल्ब की खोज किसने की? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी मेंडलीव। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है थॉमस एडिसन। दोस्तों थॉमस एडिसन ने जब बल्ब की खोज की तो 10,000 बार इन्होंने प्रयास किया, तब जाकर के इन्हें सफलता मिली। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बार, दो बार, 10 बार प्रयास करते हैं, उसके बाद हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें लगता है कि हमसे ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन सभी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। न्यूटन ने दोस्तों, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटी की। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने दोस्तों गति के नियम भी दिए हैं। गति के 3 नियम हैं, ये नियम जो है न्यूटन ने दिए हैं। और दोस्तों ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने एक नियम दिया, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इन्हें हम सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। हालांकि दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो इनकी जो खोज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद ऑप्शन डी देखते हैं, मेंडलीव। दोस्तों मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी खोज की मेंडलीव ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण मेंडलीव ने ही किया है दोस्तों। इस सवाल को इस तरह की तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। गामा किरणों में निम्न में से कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन ए धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन सी उदासीन होती हैं वो, न्यूट्रल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, गामा किरणों पे जो आवेश होता है वो है ऑप्शन सी, गामा किरणें न्यूट्रल होती है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। अल्फा किरणों में यदि आपसे पूछा जाए अल्फा किरणों में कौन सा आवेश होता है, तो अल्फा किरणों में धन आवेश होता है, बीटा किरणों में ऋण आवेश होता है, और गामा किरणों में कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होती हैं दोस्तों गामा किरणें। दोस्तों यदि आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाए कि पेनिट्रेटिंग पावर, जिसे हम भेदन क्षमता कहते हैं हिंदी में, पेनिट्रेटिंग पावर
किन किरणों की सर्वाधिक होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, इस तरीके से परावैंगनी विकिरणें। इस तरीके से यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता जिन किरणों की सबसे ज्यादा होती है वो भी गामा किरणें ही है, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं आज का अगला सवाल दोस्तों। कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी शक्ति। ध्यान रखिएगा, कई लोग इसमें इस तरीके के सवाल परीक्षाओं में जब पूछे जाते हैं, कई लोग इसमें ऊर्जा को कार्य करने की दर कहते हैं। दोस्तों कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, लेकिन यदि आपसे कार्य करने की दर पूछी जाए तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा शक्ति। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल आज का। निम्न में से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है जिसे हम इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल स्रोत कहते हैं? इस सवाल को आपसे यूं भी पूछा जा सकता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का? तो अनवीकरणीय स्रोत या गैर अक्षय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, ये एक ही होते हैं। इस सवाल को डिस्कस करने से पहले दोस्तों देखते हैं कि जो स्रोत होते हैं ऊर्जा के, नवीकरणीय या अनवीकरणीय, वो कौन से होते हैं। दोस्तों गैर अक्षय स्रोत वो होते हैं जिनका इस्तेमाल एक बार किया जाता है, बार बार उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, वो ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत होते हैं। तो इस हिसाब से इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये एक ऊर्जा का गैर अक्षय स्रोत है। इसी तरीके से जैसे कोयला भी ऊर्जा का गैर अक्षय स्रोत है, क्योंकि कोयले का इस्तेमाल भी हम एक बार करने के बाद बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड मात्रा में है। उसी प्रकार से दोस्तों जो पेट्रोलियम है वो भी, कच्चा तेल जो है, ये भी गैर अक्षय स्रोत है ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम रोज कर सकते हैं। वायु जो है, वायु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में पाई जा सकती है। पानी का इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। ये सभी सौर ऊर्जा, वायु हो गया, पवन ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, या फिर जल हो गया, ये ऊर्जा के अक्षय स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल स्रोत है। लेकिन कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नाभिकीय संयंत्र हो गया, ये ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत हैं। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। तो अगला सवाल भी यही है दोस्तों, ऊर्जा का अक्षय स्रोत या फिर नवीकरणीय स्रोत, रिन्यूएबल सोर्स जो है ऊर्जा का कौन सा है? तो इस सवाल में जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऊर्जा का रिन्यूएबल स्रोत जो है सूर्य है, क्योंकि सूर्य का इस्तेमाल या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों ये। तो ये इसीलिए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों विज्ञान की इस सीरीज में हम आगे भी आपसे वीडियोस बनाते रहेंगे, आपसे सवाल डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे आपसे हम मिलते रहेंगे यूं ही इसी तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।